हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 46। देखिए, मैं बीच बीच में आपको पीवाईक्यू सेशन करा रहा हूँ उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस के। और पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी आगामी परीक्षा के लिए। पहली बात तो पीवाईक्यू से एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, और दूसरा फायदा पीवाईक्यू का ये है कि किसी भी एग्जाम में जो आगामी परीक्षाएं आपकी होंगी वहां पर 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कवर किए हैं तो आपके लिए ये आपका क्या हो जाता है, एक बोनस हो जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले उस एग्जाम के पिछले कुछ वर्षों के पीवाईक्यू अवश्य देखने हैं। तो चलिए आज देखेंगे जीएस पीवाईक्यू सेशन 46 में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा जो भी क्लासेस यूट्यूब पे आ रही हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लासेस हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, करंट अफेयर के टेस्ट हैं, इनको आप अवश्य फॉलो करना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? तो जो हमारा कैपिटल स्टॉक होता है, अगर कैपिटल के स्टॉक में लगातार ग्रोथ हो रही है तो इसको कहा जाता है आपका पूंजी निर्माण। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पूंजी निर्माण। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनता है आपका, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी है भारत की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवादी है ना तो समाजवादी है, दोनों का मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये मैं आपको जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लासेस में करा चुका हूं, आप अवश्य वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो देखिए, भारत में 1991 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1991 में भारत में क्या हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। ठीक है, और इसको हम जानते हैं एलपीजी के नाम से, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। तो भारत ने जो थी अपने अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजों को खोल दिया था। इस समय देखिए भारत में 91 में आपका टैक्स रिफॉर्म एक कमेटी भी बनी थी, और इस टैक्स रिफॉर्म कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे आर.जे. चलैया जी। सी ऑप्शन इसमें सही है, आर.जे. चलैया। जब हमारा 1991 में नए आर्थिक सुधार हुए थे, उसमें देश के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वित्त मंत्री थे उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, लगातार 2 टेन्योर किए इन्होंने। इसके 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके अलावा ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, जो भारत में वित्त मंत्री भी रहे, और फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? देखिए, जो ऊपर मैंने आपको बताया, तो भारत में जो उदारवादी औद्योगिक नीति, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म के नाम से ही जानते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपका हो गया निजीकरण। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया आपका भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। तो भारत ने देखिए 1991 में क्या हुआ था, हमारा जो फॉरेन रिजर्व था, आज भी आप देख रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व का क्राइसिस हो रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसका रीजन ही यही है दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, और युद्ध इसका प्रमुख कारण है। हॉर्मुज में जो आपका बीच में जो हमारा तेल की आपूर्ति थी, जो भी हमारी कह सकते हैं ना जो चेन थी, उस पर इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया है। तो यहां पर देखिए महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने देखिए उसमें उदारीकरण की नीति इसलिए अपनाई थी क्योंकि भारत का जो आपका रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है ना, डॉलर में ही आपका ट्रेड होता है। जो भी चीजें हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे पेट्रोलियम खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट हमेशा डॉलर में होता है। यानी कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर जो एक वैश्विक मुद्रा है। तो जब हमारे देखिए फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगा था, 15 दिनों का मात्र फॉरेक्स रिजर्व बचा था 1991 में, तो भारत ने उस समय एलपीजी रिफॉर्म लागू किए थे। नरसिम्हा राव की सरकार थी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया और इसका इंपैक्ट बढ़ा। भारत में जो था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ सकता था, उससे भारत बच गया।
तो ये आपका उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित हुई थी, एलपीजी रिफॉर्म, 24 जुलाई 1991 को। बहुत महत्वपूर्ण है, हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये आपका कब हुआ था, ठीक है, भारत में। तो आपको याद रखना है 24 जुलाई 1991 को। अगला देखिए, ग्रीन बोनस क्या होता है। तो ग्रीन बोनस बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, उत्तराखंड राज्य को भी ग्रीन बोनस प्राप्त होता है। तो ग्रीन बोनस ये होता है राज्य द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं के प्रतिफल में जो क्षतिपूर्ति मिलती है, यानी कि कंपनसेशन जो मिलता है। देखिए उत्तराखंड राज्य हम देखे हैं तो पर्यावरणीय योगदान बहुत ज्यादा है उत्तराखंड राज्य का, या हिमालयी राज्य जो भी है। हमारे उत्तराखंड में देखिए आपका वन संपदा है, इसके अलावा जल संपदा है, ठीक है, उसके अलावा आप देखते हैं बायोडाइवर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं राज्य क्या कर रहा है, देश में एक योगदान हमारा दे रहा है पर्यावरण के क्षेत्र से। इसीलिए जो भी पर्यावरणीय सेवाएं हैं इसके प्रतिफलन में जो क्षतिपूर्ति होती है इसी को ग्रीन बोनस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य को भी दिया जाता है ग्रीन बोनस। अगला देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने देखिए आपको ऊपर टर्म बताई थी एलपीजी, जिसमें आपका एक शब्द आया था जी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर पूछा जा रहा है जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें क्या शामिल नहीं होता है। तो ग्लोबलाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो इसमें देखिए आपका आयात शुल्कों में कटौती की जाती है, बिल्कुल सही है। तो जो भी हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी में क्या किया जाता है, कमी की जाती है, पहला तो सही हो जाएगा, ये शामिल है। आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति इसमें की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह किया जाता है ताकि देश की इकोनॉमी बूस्ट हो, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जितना एफडीआई आएगा देश में उससे क्या होगा कि जो हमारा लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी पैसे की, ठीक है। मतलब पैसा आएगा तो यार ऑब्वियस सी बात है हमारी नई इंडस्ट्री लगेंगे, नई इंडस्ट्री लगेंगे तो आपका बहुत से मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। ऑप्शन डी जो है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये आपका इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो क्षेत्र है, सार्वजनिक का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो इक्विटी है उसका विनिवेश, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है, निजीकरण के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है, निजीकरण में आता है, यानी कि प्राइवेट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। किसी भी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की जो प्रक्रिया है ना उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जितने भी बैरियर होते हैं उनको समाप्त किया जाता है, यानी कि ज्यादा ट्रेड होगा हर देश से, हर जगह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा आपस में, तो उससे क्या होता है काफी ज्यादा फिर हमारी जो यहाँ पर दिया गया है जैसे आयात शुल्कों में कटौती होती है, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति होती है, और सबसे ज्यादा फायदा इसमें होता है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है, देश के जो बनी हुई चीजें वो बाहर भी जाती हैं तो बाहर की मुद्रा देश में आती है, तो बहुत चीजें इसमें होती है, फायदा होता है। अगला देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है। तो जो मौद्रिक नीति है, आप सभी को पता है भारत में मौद्रिक नीति के लिए जो अधिकृत है कौन है, तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है केंद्रीय बैंक, और हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मौद्रिक नीति देश की एक केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक और सरकार के बीच की एक पॉलिसी होती है ये, और इसका उद्देश्य होता है, देखिए इसमें कौन सा उद्देश्य पूछ रहा है, तो आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, बिल्कुल इसमें सही है। इसके अलावा मुद्रा की तटस्थता, तो मुद्रा की जो तटस्थता है ये बनी रहनी चाहिए। अधिक आर्थिक विकास भी इसमें शामिल रहेगा, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, यानी कि जो पहला दिया गया आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, सेम चीज है। जो इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसके अलावा जो हमारी मुद्रा की सप्लाई है, करेंसी की सप्लाई है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। इसके अलावा देखिए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो ये सभी हमारे जो उद्देश्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसपी गुप्ता अध्ययन समूह किससे संबंधित है, तो एसपी गुप्ता अध्ययन समूह, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसमें, लघु उद्योगों के विकास से संबंधित एक ये एसपी गुप्ता अध्ययन समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 1999 को, 20 मई 1999 को ये स्थापित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत में देखिए लघु उद्योग विकास रिपोर्ट जो है ये भारत में सिडबी के द्वारा जारी होती है। सिडबी जानते हैं ना आप, सिडबी को कहा जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका नाम है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को,
और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में स्वतः सर्वप्रथम आधुनिक सूती मिल बंबई में कब स्थापित हुई थी? तो देखिए, भारत में जो सबसे पहले आधुनिक सूती मिल थी, ये बंबई में स्थापित हुई थी। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये बॉम्बे में स्थापित हुई थी और वर्ष था 1854। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा। 1854 ईस्वी में ये स्थापित हुई थी। डेट थी 7 जुलाई, 7th ऑफ जुलाई 1854 में इसको स्थापित किया गया था बंबई में। ठीक है, इसका नाम भी आपको नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भारत में जो पहली सूती मिल बनी थी इसका नाम क्या था। इसका नाम था बॉम्बे बॉम्बे स्पिनिंग बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना में कावसजी नानाभाई डाबर और उनके सहयोगी थे। ठीक है, कावसजी नानाभाई डाबर जी। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम यूएसए की बात जब करते हैं, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट। ठीक है, और बहुत से देशों में आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जैसे रूस वगैरह है। और ऐसे हम देखते हैं कुछ देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहां पर निजी और सार्वजनिक, निजी का मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक का मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों सेक्टरों का क्या होता है, सहअस्तित्व होता है। इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऐसे देशों में भी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी है हमारे देश की। निम्न में से कौन सा व्यवसाय द्वितीय क्रियाओं में वर्गीकृत है? तो दिए गए विकल्प में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका व्यवसाय है जो द्वितीय क्रियाओं से संबंधित है। द्वितीय मतलब सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित इनमें से कौन सा होगा? इकोनॉमी के सेक्टर देखिए मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए एप्लीकेशन पे हमारा एक कोर्स है जीएस का फाउंडेशन कोर्स। अगर आपके उत्तराखंड मजबूत है, हिंदी मजबूत है, जीएस कमजोर है, तो आप हमारा ओनली जीएस कोर्स ले सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया जो इकोनॉमी के हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें आपका कृषि संबंधित गतिविधियां होती हैं, पशुपालन होता है। ठीक है, वानिकी संबंधित गतिविधियां होती है इसमें, वन से संबंधित, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा होता है, सेकेंडरी सेक्टर को विनिर्माण सेक्टर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होगा वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी जो सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र, इसको हम जानते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज होती है ना, सर्विसेज वाली जो चीजें होती हैं वो इस तृतीय क्षेत्र में रखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण है, यानी कि जो भी हमारे फूड मतलब खाद्य, यानी कि द्वितीय क्षेत्र जो होता है तैयार माल का उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। जैसे हम बात करें विनिर्माण क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण जो होते हैं इसमें, जैसे खाद्य प्रसंस्करण में मैं बोलूं चीनी बनाना, तो चीनी बनाने का जो प्रोसेस है आपको पता है, ये खेतों से गन्ना जाता है चीनी मिल में और वहां पे मशीनरी के द्वारा प्रोसेस होकर चीनी बनती है, यानी कि चीनी का क्या किया गया, यहाँ पे निर्माण किया गया। तो जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग होगी ऐसी चीजें हमेशा सेकेंडरी सेक्टर में होगी, जिसको द्वितीय क्रिया कहते हैं हम। ठीक है, और कृषि से संबंधित जैसे हमारा उत्पादन है, जैसे बागवानी है, कृषि है, पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, जंगलों से संबंधित जैसे शहद इकट्ठा करना है, उसके अलावा टिम्बर की लकड़ी है, माचिस बनाना है। ठीक है, ये सभी हमारी किस में आ जाएंगी, प्राथमिक सेक्टर में आ जाएंगे, जो जंगल से हमको प्राप्त हो रही है, खेती से प्राप्त हो रही है, पशुओं से प्राप्त हो रही है, जो कंपनी में मशीनों के द्वारा बनाई जा रही है चीजें, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में। और जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग की जो सर्विसेज है, बीमा सेक्टर जो हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, ये सभी हमारे सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इस जो भी ये 3 टर्म है ये अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन गलत होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन बताना है आपको। ठीक है, तो पीवाईक्यू सेशन में देखिए आपके जितने भी पीवाईक्यू है बहुत महत्वपूर्ण है, और इकोनॉमी के पीवाईक्यू तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो इसमें बोला देखिए पहला कथन है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। तो नीति आयोग क्या करता है भाई,
सहकारी और प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। सही है गलत है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नीति आयोग का जो है भैया आपका, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। ये टॉप टू बॉटम नहीं होता है, बॉटम टू टॉप की तरफ ये काम करता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो सहकारी जो संघवाद है उसको बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। दूसरा देखिए, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है। ये भी बिल्कुल सही है। तो नीति आयोग बनाया क्यों गया है? थिंक टैंक, जितनी भी केंद्रीकृत योजनाएं हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं इनको बढ़ाना और सहकारी और प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ध्यान रखेंगे, योजना आयोग के स्थान पे। तो दोनों कथन इसमें सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला देखिए, बैंक दर। बैंक दर मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है। सही है गलत है? तो देखिए, बैंक दर जो होती है आपकी, ये मॉनिटरी पॉलिसी का ही पार्ट होती है। बिल्कुल सही है। टैक्स राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है। तो जो जितने भी टैक्सेस होते हैं ये आपका राजकोषीय नीति के अंतर्गत होते हैं। सही है। रेपो रेट जनसंख्या नीति, ये आपका गलत हो जाएगा। बजट घाटा जो है मौद्रिक नीति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रेपो रेट जो होता है ना, रेपो रेट कौन तय करता है भारत में? तो रेपो रेट तय करता है भारत में रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों को पैसा देता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, इसी से इंटरेस्ट रेट जो होते हैं डिसाइड होते हैं। अभी जैसे अभी का सिनेरियो आप ले लो। अभी देखिए, जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, अगर इससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो जब भी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो बैंकों के जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या घटते हैं? कभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपका। जब भी देखिए, अगर देश में महंगाई होगी और जो हमारा रुपया है वो कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में जब भी हमारा यानी कि आप देख सकते हैं कि एक क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, तो जब भी देश में ऐसा संकट आता है, वैश्विक संकट की वजह से या आंतरिक संकट की वजह से, जिसमें हमारा पैसा कमजोर हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर बैंक भी क्या करते हैं? अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं। तो ब्याज दर जब बढ़ेंगे तो लोग लोन कम लेंगे, होम लोन कम हो जाएंगे, कार लोन कम हो जाएंगे, क्योंकि बढ़े हुए ब्याज दर पे कोई भी लोन नहीं लेना चाहता है ना। तो रेपो रेट जो होता है आपका, ये मौद्रिक नीति का पार्ट है। मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी। और जो बजट घाटा होता है ये आपका राजकोषीय नीति का पार्ट है। राजकोषीय नीति, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें कौन कौन सा सही बोल रहा है, तो केवल 1 और 2 सुमेलित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक घटक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो देखिए, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, ऐसी चीज है जिससे मानव एक पूंजी के रूप में काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, उसके बाद बहुत अच्छे कॉलेज में गए और उसके बाद आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया, यानी कि उस कॉलेज ने आपकी स्किल बहुत अच्छी डेवलप की, जिसकी वजह से इंटरव्यू में आपने बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आपका प्लेसमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे देहरादून के कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के आपने होर्डिंग देखे होंगे, अमेजन में इतने का पैकेज लगा हमारे छात्र का, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में इतने का पैकेज दिया हमारे छात्रों को, है ना, तो प्रमोशन करते हैं उस वजह से अपना। तो मानव पूंजी के रूप में उन्होंने अपने छात्रों को डाला, तभी तो उनकी वो वैल्यू हुई। तो मानव पूंजी का मतलब यह है कि जिन चीजों से, जिस प्रैक्टिस से, जिस स्किल से मानव का मूल्य बढ़ता है और वो पूंजी के रूप में चले जाता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स या अन्य स्किल प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा पर भी आई, ये मानव पूंजी का घटक है, ये नहीं है पूछ रहा है इसमें। ठीक है, भौतिक विलासता पर भी आई, यानी कि भौतिक विलासता का मतलब है जो आप घूमने जाते हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये आपका इसमें एक उपयुक्त घटक नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक विलासता पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का घटक नहीं है। इसके अलावा देखिए, ह्यूमन कैपिटल, कौशल प्रशिक्षण, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के जो या स्किल ट्रेनिंग जो होती है, ये प्रोग्राम से मानव पूंजी बनती है। एक अनपढ़ को भी अगर स्किल ट्रेनिंग दी जाए, वेल्डिंग का काम सिखाया जाए या मान लीजिए मैकेनिक का काम सिखाया जाए, तो अनपढ़ भी अगर मैकेनिक का काम करेगा तो वो मानव पूंजी बन गया। जब वो स्किल सीख लेगा तो वो एक मानव पूंजी है। उसको मैकेनिक का काम करना आ रहा है, उसको वेल्डिंग का काम करना आ रहा है, उसको प्लम्बिंग का काम करना आ रहा है। ठीक है, तो कौशल प्रशिक्षण भी क्या है? मानव पूंजी का घटक है। स्वास्थ्य पर व्यय भी मानव पूंजी का घटक है। अगर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लंबे समय तक उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। ठीक है, तो डी भी इसमें सही हो जाएगा। केवल बी इसमें मानव पूंजी निर्माण का घटक नहीं है, ये नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि मानव पूंजी का घटक कौन कौन सा होता है, इसके अलावा तकनीकी जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मैंने अभी ऊपर बात की, अच्छे अच्छे कॉलेजेस
डिग्री कराते हैं ना बच्चों को, ये तकनीकी प्रशिक्षण है। जैसे बीटेक करता है कोई बच्चा अच्छे कॉलेज से, तो बीटेक के बाद उसका प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए किसी ने सीएस से कर दिया, आईटी से कर दिया, बड़ी कंपनी में पैकेज में जा रहा है वो, तो उसने तकनीकी प्रशिक्षण किया है ना ग्रहण कॉलेज से, तो मानव पूंजी का एक घटक है। इसके अलावा सामाजिक कौशल, ठीक है, उसके अलावा जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सीख रहा है आदमी, ये सभी क्या है, मानव पूंजी के निर्माण के घटक हैं। चलिए अगला देखिए, मुद्रा योजना की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। कथन 2 है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो इनमें आपने बताना है कौन कौन सा सही कथन है, ठीक है, सही कथन बताने आपने, सही कथन का चयन करें। बताइए इनमें कौन कौन सी सही कथन है। तो पहला देखिए, मुद्रा योजना की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी, पहला कथन गलत है। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी आपकी, तो मुद्रा योजना आपकी शुरू हुई थी भारत में 2015 में, ठीक है, 2020 यहाँ पे गलत हो गया, तो पहला कथन गलत है। तो 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना शुरू हुई थी भारत में, ठीक है। इस योजना के तहत आपका जो भी गैर कॉर्पोरेट होते हैं, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म लघु उद्यम होते हैं, उनको 20 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है। कथन 2 है देखिए, प्रधानमंत्री अटल आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये गलत हो जाएगा, लाभार्थी को 5 लाख तक का दिया जाता है इसमें, ठीक है। जो अटल आयुष्मान योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, गोल्डन कार्ड जिसको कहते हैं, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जाता है। तो दोनों ही कथन इसमें गलत है, सही कथन कोई भी नहीं है। तो न तो कथन 1 ना ही कथन 2, दोनों कथन इसमें सही नहीं है, ठीक है, ना तो कथन 1 ना ही कथन 2। चलिए अगला देखिए, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता। तो भारत में देखिए बेरोजगारी का जो भी आंकड़े आते हैं ना, तो भारत में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का आकलन होता है, उसके लिए देखिए आपका कौन सा इसमें नहीं लिया जाता, तो वार्षिक स्थिति बेरोजगारी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी इसमें शामिल नहीं है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी इसमें लिया जाता है। इसके अलावा आपका वर्तमान, जो सामान्य स्थिति बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो दैनिक दिन के आधार पे, उसके अलावा देखिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, डी इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी सामान्य स्थिति है, साप्ताहिक है, दैनिक भी है, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी इसमें नहीं है शामिल। अगला देखिए, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है। तो भारत में निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, जिसको हम जानते हैं इंग्लिश में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये किस पर आधारित है, क्यों शुरू किया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में, आप सभी को पता होना चाहिए। तो भारत में निर्माण यानी कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है 4 स्तंभों पर आधारित है, ठीक है, 4 स्तंभों पर। और ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, नई प्रक्रियाएं हैं इसमें, पहला तो इसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका नई आधार संरचना भी है इसमें, दूसरा विकल्प भी है इसमें, ठीक है। नया निवेश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, नए क्षेत्र इसमें शामिल है, यानी कि 1, 2 और 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चौथा स्तंभ कौन सा है इसमें, चौथा भी तो पता होना चाहिए ना। तो भारत में मेक इन इंडिया के जो 4 पिलर हैं उसमें आपका नई प्रक्रियाएं हैं, नई आधार संरचना है, नया क्षेत्र है, और चौथा जो स्तंभ है, ठीक है, चौथा जो स्तंभ है वो है आपका नया दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण, ठीक है। चलिए अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे भारत में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था कब शुरू हुआ था, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था। 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो 2024-25 के डेटा की मैं बात करूं तो भारत में जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान था तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में भी ध्यान रखना आपने, उत्तराखंड में भी सर्वाधिक योगदान जो देता है स्टेट जीडीपी में वो आपका टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र ही है, ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए खाद्य सुरक्षा, देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसके लिए आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाया गया,
ठीक है। और खाद्य सुरक्षा के जो मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू के समाधान के लिए भारत सरकार ने 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए। और ये कौन कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे आज भी राशन बढ़ता है ना हर जगह पे, इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है ये। दूसरा देखिए आपका भारतीय खाद्य निगम। तो भारतीय खाद्य निगम देखिए आपका इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, FCI। समेकित बाल विकास योजनाएं, तो समेकित बाल विकास योजना इसमें शामिल है। दोपहर भोजन कार्यक्रम ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो यानी कि 1, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, ठीक है। यहां पर ध्यान से क्वेश्चन समझना है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए, मतलब मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटिव, यानी कि इन दोनों के समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवाएं और दोपहर भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। भारतीय खाद्य निगम जो है इसमें शामिल नहीं है। तो 1, 3, 4। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बताना है आपको, एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं, और जिसमें से आपका एक मिसमैच है, जो मिसमैच है वो आपको बताना है इसमें से। तो पहला है देखिए इसमें आपका किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998-99 में हुई थी, पहला तो बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, सहकारी विकास फंड की स्थापना 1993 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना 1980, ये गलत हो जाएगा, सी गलत है इसमें। रूरल जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुए थे, सही है ये भी। नाबार्ड की स्थापना भैया आपका इसमें गलत है, नाबार्ड स्थापित हुआ था आपका 1982 में, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ देखिए भारत में जो योजनाएं शुरू हुई वो दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर दिए गए हैं, कौन सी योजना आपकी कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो चलिए बताइए, मैच कीजिए इसमें। मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण जो प्रोग्राम था ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका भारत में निर्माण 2014, ठीक है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया की मैं बात करूं तो 2016। कृषि निर्यात क्षेत्र यानी कि एग्री एक्सपोर्ट जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन बने भारत में 2019 में, सी का 3 ही हो जाएगा ये। राष्ट्रीय खनिज नीति, तो राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई गई थी 2001 में, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका देखिए मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा शायद इसमें कोई भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A B C D। ए का हो गया 4, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का आपका हो गया सेकंड। तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन गलत है, आप खुद ही मैच कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है इसमें, ये आपका सही हो जाएगा 4, 1, 3, 2। चलिए तो दोस्तों ये था जीएस का PYQ पार्ट 46। अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी मिलूंगा मैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। और देखिए एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, आगामी जो री एग्जाम है उसके लिए री एग्जाम टेस्ट सीरीज है। बाकी उत्तराखंड के सभी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए अगर टेस्ट सीरीज लगानी है आपको तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट की आपको एक कोर्स मिल जाएगा, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, हिंदी, उत्तराखंड जीके, रीजनिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी है। एक ग्रुप सी के लिए स्पेशली आपकी टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है 50 एवरग्रीन फुल लेंथ ग्रुप सी टेस्ट, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो ये आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी री एग्जाम वाले री एग्जाम की लगाइए। जीएस का फाउंडेशन कोर्स अगर आप ले सकते तो ले लीजिए, बहुत अच्छे से सरल और सहज भाषा में मैंने आपको हर एक चैप्टर कराया, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का और इसके साथ साथ कंप्यूटर का। तो अवश्य लीजिए ओनली जीएस कोर्स, बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिलेगी। हिस्ट्री भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई, पूरे 50 वीडियो है हिस्ट्री के उस कोर्स के अंतर्गत और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट और जितना महत्वपूर्ण था उतना ही बताया गया और जितने महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके फैक्ट होते हैं या जो भी थ्योरी होती है वो कवर कराई गई है, ठीक है। थ्योरी वहां पे बहुत डिटेल्ड में है, ऐसा नहीं कि वहां पे वन लाइनर या कुछ इस फॉर्मेट में आपको दी गई है क्लासेस वहां पे आपको डिटेल्ड दी गई है बहुत ही, ठीक है। चलिए बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।